राम राम जी। कैसे हैं आप सर? सर हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए कि आप कैसे हैं। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं और दुआ कर रहा हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास जो थी वो मेरी इंट्रो क्लास थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो जीएसटी की आने वाली क्लासेस हैं उनका शेड्यूल, उनका टाइम और किस तरह से वो क्लासेस होने वाली हैं। वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बेटा। पहला लेक्चर जो है जीएसटी की क्लास की सीरीज का पहला लेक्चर आज से स्टार्ट होगा। आज से हम जीएसटी को जानना, समझना और पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज से हम कोशिश करेंगे कि वो जीएसटी को छोटी छोटी बारीकियों को समझा जाए, क्योंकि हम लोग सीए हैं, प्रोफेशनल हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से जो बिजनेसमैन है या मार्केट है, या कहीं ना कहीं जो लोग हैं, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, हम लोगों से एक एक्सपेक्टेशन लोगों को रहती है कि सीए हैं तो इनको सब चीज़ों की जानकारी होगी। तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि पढ़ाई के साथ साथ हम प्रैक्टिकल चीज़ों को भी लेके चलें, हर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जितना समझोगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा पेपर को क्रैक करना, पेपर में अच्छे मार्क्स को गेन करना। क्योंकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो बेटा उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे को प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है कि नहीं है, उसको कितने अभी जीएसटी के बारे में पता है, या कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में, उसमें अगर उसका कुछ कंसेप्चुअल या प्रैक्टिकल लिंकेज है तो कहीं ना कहीं उसकी वो एक्सपेक्टेशन करेगा एग्जामिनर कि आपको वो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। थ्योरेटिकल के अलावा आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। और जीएसटी जो कि आज के समय में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है, तो उसके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने आप को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हुए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत समझा देना चाहिए, मैं वहाँ वहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दूँगा। ठीक है सर। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी सर एक तरह का टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो सर अगर ये टैक्स है तो सबसे पहले अगर सर आप एक काम करिए ना, आप जीएसटी को तो बाद में बताइएगा, पहले हमें यही बता दीजिए कि सर टैक्स क्या होता है। क्योंकि भाई जीएसटी भी एक टैक्स है, तो हमें टैक्स का तो पता होना चाहिए कि आखिर टैक्स कहते किसको है, क्या होता है टैक्स। देखिए बेटा, अगर आपने पुराने जमाने में की बात छोड़िए, आपने एक लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी में जो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग ये करते हैं कि आपने अपनी जितनी भी खेती की, जितनी भी पैदावार की, उसकी पैदावार का कुछ हिस्सा उनको एज ए लगान के रूप में देना होता था। बेटा उस लगान को पुराने जमाने में जो टैक्स था, उस टैक्स का पुराने जमाने में जो नाम हुआ करता था वो लगान ही होता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, फिर ये टैक्स के रूप में इसको इसका नाम चेंज होकर के कह सकते हैं। वहां पर कुछ चीजें एक लीगल वे में नहीं होती थी, लीगल वे में होती भी थी तो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए नहीं होती थी। वो लोग जबरदस्ती जबरन तरीके से हमारे देश का शोषण करते थे। पर उन चीज़ों को वो अनसिस्टमेटिक तरीके से होती थी, पर उन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया। और यहाँ बताया गया कि जो आपको टैक्स लगाना है वो आपको किस तरह से लगाना है। ये टैक्स ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग जो बेचारे टैक्स देने के लायक नहीं है उनके ऊपर इसका बर्डन कम से कम पड़े। ठीक है सर। यानी बेसिकली टैक्स लगान हुआ करता था सर, पर अभी भी टैक्स थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए। ठीक है बेटा, देखिए टैक्स बेसिकली क्या होता है। आप एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, थोड़ा सा टपोरी लैंग्वेज है तो कोशिश करूँगा कि आप लोग कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा समझा जाए। कभी कभी बेटा थोड़ा सा ना आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको तरह तरह की चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, लाना पड़ता है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। मान लीजिए एक भाई है। कौन से भाई भी सर? बेटा ये वसूली भाई है। क्या नाम है? वसूली भाई। वसूली भाई का क्या काम है? वसूली भाई बेटा ये बेचारे छोटे छोटे दबे कुचले दुकानदारों से क्या करते हैं, हर हफ्ते हफ्ता वसूल करते हैं। अच्छा सर, ये हफ्ता वसूल करते हैं हर हफ्ते? हाँ सर, ये तो हमने पिक्चर में बहुत बार देखा है। बाद में सर हीरो आके इनकी पिटाई भी करता है। हाँ बेटा, अभी हमें हीरो की एंट्री नहीं करनी, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि वसूली भाई क्या करते हैं। ये पैसा कमाते हैं और पैसा कमा करके उस पैसे पे ये क्या करते हैं, उनसे हफ्ता लेते हैं।
पिक्चर में बेटा कभी आपने ऐसा भी देखा कि वसूली भाई किसी भिखारी से वसूली कर रहे हो, या जो बेचारा पैसे देने के लायक ही ना उससे वसूली कर रहे हो? नहीं सर, अधिकतर तो हमने देखा था सेठ और लाला लोगों से ज्यादा वसूली करते थे। बेटा सेम कुछ इसी तरह का हमारा इनकम टैक्स भी है। सर इनकम टैक्स वसूली भाई को देख के बना है? अरे नहीं बेटा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स वसूली भाई को देख के नहीं बना। अच्छा सर, तो फिर इनकम टैक्स में क्या होता है? देखिए इनकम टैक्स में बेटा ऐसा ही होता है, और इसमें इनकम टैक्स में और वसूली भाई में सिर्फ एक फर्क होता है, वो फर्क हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर हमारे देश के मोदी जी, मान लीजिए मोदी जी क्या करते हैं, आम जनता से टैक्स कलेक्ट करते हैं। वसूली भाई क्या करते थे बेटा, ये टैक्स कलेक्ट करके उसको गलत गलत काम में इस्तेमाल करते थे। पर ये वसूली भाई है तो एक घटिया आदमी है, गंदे आदमी है, और ये हमारे मोदी जी हैं। तो मोदी जी क्या करते हैं बेटा, हमारे से टैक्स कलेक्ट करके उसको देश के कल्याण में लगाते हैं, मतलब वेलफेयर में लगाते हैं, और मतलब हमारे ही ऊपर वो टैक्स कलेक्ट करके, और जहां जहां हमारे देश को चलाने के लिए जहां जहां जरूरत होती है वो टैक्स का पैसा वहां वहां इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। सर अभी भी तो बात वही है, बस वसूली भाई भी सर अगर मान लो ये काम गलत काम में ना लगा करके, जैसे मुन्ना भाई थे, मुन्ना भाई अच्छे काम में पैसा लगाते थे, या एक रोमियो नाम का भी सर हमने कोई सुना था, पता नहीं सर अलग अलग आते हैं, मुझे इतना नहीं पता। वो लोग भी सर अच्छा अच्छा मतलब अच्छे अच्छे काम में पैसा लगाते थे, तो सर फिर तो क्या वो भी तो मोदी जी के बराबर हो जाएंगे? नहीं बेटा, यहाँ पर एक चीज ऐसी है जो कभी भी इन लोगों को मोदी जी के पैरों के बराबर भी नहीं रखेगी। मतलब मोदी जी बेटा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रुतबा, उनका जो लेवल है वो ये 4 दिन के टपोरी गुंडों का थोड़ी ना हो सकता है। जी सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो सर फिर कुछ ऐसा फर्क तो बताइए ना सर जो हमें भी लगे कि हाँ लॉ के हिसाब से कोई फर्क हो। हाँ बेटा, बेटा देखिए मोदी जी जो टैक्स कलेक्ट करते हैं हम लोगों से, ये लीगल होता है। अच्छा, लीगल मतलब सर? लीगल का मतलब ये बेटा कि मोदी जी के पास कानूनी अधिकार होता है इस टैक्स को कलेक्ट करने का। सर इसको इनको कानूनी अधिकार कहाँ से मिलता है? बेटा इनको कानूनी अधिकार मिलता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ओहो सर, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है इनको? हाँ बेटा, इनको ये कानूनी अधिकार मिलता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है वो बोलता है कि मोदी जी, वो एक चीज और बोलता है बेटा, मोदी जी आप अगर चाहें और अपनी मर्जी से चाहें किसी से भी टैक्स ले लेना, तो मोदी जी ये पावर तो हम आपको भी नहीं दे रहे। अच्छा सर, अगर मोदी जी किसी से भी टैक्स लेना चाहे तो मोदी जी टैक्स नहीं ले सकते? नहीं बेटा, मोदी जी अपनी मर्जी से किसी से टैक्स भी नहीं ले सकते। मोदी जी किसी से टैक्स तभी ले सकते हैं, ये देखिए मोदी जी किसी से टैक्स तभी ले सकते हैं बेटा जब मोदी जी को उस टैक्स को लेने की लीगली पावर आ जाए। मतलब मोदी जी जब कानूनी रूप से, मतलब लीगल वे में, जब कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंगली लॉ बन जाएगा और उस लॉ में ये होगा कि इस एक्टिविटी पे या इस इनकम पे भारत सरकार चाहे तो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, तभी मोदी जी उस इनकम पे टैक्स ले सकते हैं। अदरवाइज बेटा मोदी जी उस इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते। तो सर अब मेरे एक बात समझ में आ रही है क्या बेटा? क्या आ रही है आपकी बात समझ में? तो सर जीएसटी जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो पहले तो इसका लॉ बना होगा ना, तभी तो ये टैक्स कलेक्टर। आप बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो चीजों को। हाँ सर, हम समझदार तो हैं। हाँ बेटा, और समझदार हो जाएंगे अब आप। हाँ तो सर अब आगे बताइए फिर अब क्या करना है? बेटा अब इसके बाद कुछ नहीं करना। अब आपको एक बात ये समझ में आ गई कि भाई अगर कोई भी टैक्स होता है, टैक्स एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि टैक्स कंपलसरी, मतलब जिसके ऊपर लॉ ने बोल दिया कि आपको टैक्स देना है तो फिर देना है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें छूट मिल जाएगी। तो ये कंपलसरी होता है बेटा, और ये टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लीगल वे में कलेक्ट करती है। 3 शब्द आप पकड़िएगा बेटा, कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, लीगल वे में होता है, प्लस में ये जो पैसा रिसीव होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ में तो आ गया सर। सर अगर थोड़ा सा पढ़ा भी देते इसको तो हमारा कॉन्फिडेंस सर थोड़ा सा और बूस्ट हो जाता। ठीक है बेटा, लो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपकी, मीनिंग ऑफ टैक्स।
सबसे पहले टैक्स का मीनिंग ही आपको बताया गया है, और इस टैक्स में देखिए क्या लिखा है, ए टैक्स इज ए मैंडेटरी फीस और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है, टू कलेक्ट रिवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अब ये बताइए, ये आप बोल रहे थे कि टैक्स का मतलब तो समझ में आया, आपने एक बात ये बोली कि मोदी जी सर अपनी मर्जी से टैक्स नहीं ले सकते, मोदी जी को तो लॉ के अंदर ये पावर होनी चाहिए। तो क्या ये भी बात कहीं लिखी है सर, या ये बात आपने ऐसे ही बता दी? नहीं बेटा, जो भी लीगली बात होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होता है, वहां से उसकी पावर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं और आप ये चीज़ नहीं कर सकते, और अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आपको उस करने का प्रोसेस बता दिया गया होता है, वो आप प्रोसेस फॉलो करिए और लीगल वे में उस एक्ट को बना दीजिए। तो आर्टिकल 265 में देखिए बेटा, साफ साफ ये बात लिखी है जो मैंने आपको बताई। इसमें लिखा है कि आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स। आर्बिट्री कलेक्शन का मतलब होता है बेटा, अपनी इच्छा से कोई टैक्स नहीं कर सकता। इस चीज के लिए प्रोहिबिट माने रोक है, मतलब आप अपनी इच्छा से टैक्स नहीं ले सकते। उसमें इट स्टेट दैट, उसमें साफ साफ कहा गया है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर बगैर जब तक आपको लॉ की अथॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप ना तो कोई टैक्स लेवी ही कर सकते हो, लेवी का मतलब होता है बेटा चार्ज, और ना ही किसी भी प्रकार का आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ओके सर, अब ये बात तो समझ में आई कि भाई मोदी जी अपनी मर्जी से तो टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ बेटा बिल्कुल, चलिए, और ये बात आर्टिकल 265 में लिख भी दी गई। ठीक सर, पर सर अब एक बात बताइए, एक चीज मेरे दिमाग में ना आ रही है। हाँ बेटा पूछिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर मान लीजिए मोदी जी हैं। जी बेटा, मोदी जी को लग रहा है कि हमारे यहाँ पे खूब सारा एक ऐसी इनकम जनरेट हो रही है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एग्जाम्पल है बेटा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कि जैसे कि सर मान लीजिए कि मोदी जी ये कह रहे थे कि आज तक अगर कोई डॉक्टर जो है वो अपनी इनकम कमाएगा, ठीक, डॉक्टर अगर इनकम कमाएगा तो उस पर मान लीजिए जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे सर हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट भी है, बट मान लीजिए कि हाँ आप इसको समझिए कि हाँ भाई हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर, अब डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि डॉक्टर लोगों की जो हेल्थ केयर सर्विस है उस पर जो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें सीधी सी चीज ये करिए कि आप कोरोना काल में मोदी जी को ये लगा कि ये डॉक्टर लोगों ने आम पब्लिक से बहुत सारा पैसा नाजायज में कमा लिया, नाजायज में लोगों ने कमा लिया। कुछ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल तो अच्छे से काम कर रहे थे, और कुछ हॉस्पिटल जो थे नाजायज में पब्लिक का शोषण भी कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने डरा धमका के ये देखा कि बहुत से हॉस्पिटलों ने बहुत सा पैसा कोरोना में कमा लिया बेटा। अब कमा लिया तो मोदी जी का दिमाग खराब था। मोदी जी बोले मैं इन हॉस्पिटल पे टैक्स लगा के मानूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला, इन हॉस्पिटल पे टैक्स लग के मानेगा। तो सर अब जब इन हॉस्पिटल पे टैक्स लगेगा, और मोदी जी को लगा मैं इन हॉस्पिटल पे जीएसटी नहीं लगाऊंगा, मैं इन हॉस्पिटल पे कोई अलग तरह का टैक्स लगाऊंगा, कोई अलग नाम होगा उसका। मान लीजिए उस टैक्स का नाम हो गया मोदी टैक्स। क्या टैक्स का नाम क्या होगा बेटा? मोदी टैक्स लगेगा अब इन हॉस्पिटल्स के ऊपर। अब मोदी टैक्स लगाने के लिए, टैक्स तो सर आज से पहले किसी ने सुना ही नहीं। अब मोदी टैक्स लगाने क्या हुआ, मोदी जी अपना मोदी टैक्स लगाने के लिए इन हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचे, बोले खट 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 खट, हॉस्पिटल वाले बाहर आए, बोले जी हाँ जी बोलिए, बोले दरवाजा खोलो, हम मोदी जी हैं और हम तुम्हारे हॉस्पिटल में मोदी टैक्स लगाने आए हैं। तो ये बोले सर मोदी टैक्स लगाने आए, ये कौन सा टैक्स है? कह रहे बस हम सरकार में है तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हें मोदी टैक्स लगाएंगे। तो ये जो गेट पे था, ये गेट मैन था, इसने अपने सीए को तुरंत बुलाया, कह रहे तुरंत आइए, मोदी जी आए हैं और मोदी जी मोदी टैक्स लगाना चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहा हूँ। सीए ने आके मोदी जी से बोला सर आप मोदी टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि मोदी टैक्स लगाने की आपके पास पावर नहीं है, मतलब आप इस तरह से मोदी टैक्स नहीं लगा सकते। तो मोदी जी बोले अच्छा, हम इस तरह से मोदी टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर हम कैसे लगाएंगे?
सर अब सीए साहब आए, सीए साहब ने बोला मोदी जी आप इस तरह से मोदी टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि मोदी आपका ड्राफ्ट रखा जाएगा और सर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जैसे वो ड्राफ्ट आपका पास हो जाएगा उसके बाद सर वो ड्राफ्ट जो है प्रेसिडेंट साहब के पास। सर आप मोदी टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि मोदी टैक्स लगाने की आपके पास पावर नहीं है, मतलब आप इस तरह से मोदी टैक्स नहीं लगा सकते। तो मोदी जी बोले अच्छा हम इस तरह से मोदी टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर हम कैसे लगाएंगे। तो सर अब सीए साहब आए, सीए साहब ने बोला मोदी जी आप इस तरह से मोदी टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि मोदी टैक्स आप अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते, आपको मोदी टैक्स लगाने के लिए आपके पास लीगल पावर नहीं है, मतलब हमारे आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्ट या कोई कानून नहीं है जिस एक्ट कानून में ये बात लिखी गई हो कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे इस तरह का आप कोई टैक्स लगाना चाहो तो लगा सके। अच्छा मोदी जी के मैं थोड़ा सा जोश जोश में आ गया था, मैंने अपने सीए से बात नहीं की थी, मैं आप लोगों के पास तो आ गया था। मैं अब जा रहा हूँ हमारे यहाँ जो जो हमारी फाइनेंशियली एडवाइजरी कमेटी है मैं उनसे पहले बात करूंगा फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब मोदी जी अपने फाइनेंशियली एडवाइजरी कमेटी के पास गए पर मोदी जी बोले छोड़ेंगे नहीं तुमको। उन्होंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आप लीगल वे में ये चीज को ले आइए और आप टैक्स लगा लीजिए, हमने आपको मना नहीं किया। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। मोदी जी बेटा आते हैं अपने सलाहकार से सलाह लेते हैं और पूछते हैं कि अब मुझे मोदी टैक्स लगाना है तो मोदी टैक्स में कैसे लगाऊं। तो सलाहकार ये बोलते हैं कि सर आपको जब भी कोई भी नया लॉ या नया एक्ट लाने की इच्छा लग रही है या आपको लग रहा है कि मुझे लॉ लाना है तो सबसे पहले सर उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा, उस लॉ का एक ड्राफ्ट तैयार होगा और ड्राफ्ट जो है सर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आपका ड्राफ्ट रखा जाएगा और सर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जैसे वो ड्राफ्ट आपका पास हो जाएगा उसके बाद सर वो ड्राफ्ट जो है प्रेसिडेंट साहब के पास सिग्नेचर के लिए चला जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब उस ड्राफ्ट और पे साइन कर देते हैं उसके बाद सर वो आपके पास एक्ट बन जाता है। अच्छा मोदी जी बोले तो एक्ट बन गया उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, नहीं नहीं सर उसके बाद आप क्या करेंगे उस एक्ट के अंदर जिस तरह से आपको बताया गया है उस चीजों को फॉलो करके आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो मोदी जी बोले अच्छा। मोदी जी को देख रहे थे चुपचाप से केजरीवाल जी। अब केजरीवाल जी ने देखा, केजरीवाल जी ने बोला कि अरे मोदी जी कुछ कर रहे हैं, मोदी जी करेंगे तो मोदी जी हाईलाइट हो जाएंगे, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो केजरीवाल जी ने बोला सर अब मुझे भी ऐसा करना है। तो केजरीवाल जी ने अपने सलाहकार से बात की तो उनके सलाहकार ने भी बोला कि सर जैसे आप मोदी जी जो हैं उन्होंने लॉ फ्रेम किया सेम उसी तरीके से सर आपको भी लॉ को फ्रेम करना पड़ेगा, आपको भी एक ड्राफ्ट बिल तैयार करना पड़ेगा। वो ड्राफ्ट बिल आपके स्टेट असेंबली में जाएगा, आपकी विधानसभा में जाएगा और सर वहां से वो पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट साहब के पास साइन नहीं होगा, वो आपके गवर्नर साहब के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा और जैसे गवर्नर सर आप पे उसको साइन कर देते हैं उसके बाद सर वो एक्ट बन जाएगा और एक्ट बनने के बाद आप उसको स्टेट में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है सर। सर यहां तक एक बात तो समझ में आई। अब दूसरी बात एक चीज ये नहीं समझ में आई कि सर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो रहा कि सर मुझे ऐसा मुझी को लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि सर मोदी जी का टैक्स देख करके केजरीवाल जी ने लिखा कि मेरा भी एक टैक्स होगा जिसका नाम होगा केजी टैक्स। अब सर एक बात बताइए, अब हॉस्पिटल वाले बेचारे परेशान, वो कहते हैं कि नाजायज में कोरोना आ गया, कोरोना आया कुछ दिन के लिए चला गया, मानते हैं कि हम लोगों ने पैसा कमा लिया होगा पर अब तो हमारी नॉर्मल इनकम हो गई जैसे पहले होती थी। अब दो दो तरह के टैक्स हमारे ऊपर लगने लग गए। मोदी जी अपने नाम कमाने के लिए वो अपना टैक्स कमा रहे हैं, केजरीवाल जी अपने नाम कमाने के चक्कर में अपना टैक्स कमा रहे हैं। सर इनकम हमारी एक ही है, दोनों लोग आ रहे हैं टैक्स मांगने और हम समझ नहीं पा रहे कि हम किसको टैक्स के लिए हाँ करें किसको टैक्स के लिए मना करें। दोनों ही नेता लोग हैं, अगर मैं मना करूंगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो है हॉस्पिटल जो है खतरे में आ जाएगा। तो बेटा
अब एक चीज आप देख रहे हैं कि एक आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच के चलेंगे तो आप आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मतलब ठीक है, टैक्स लगना है तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही तरह की इनकम पे अगर दो दो स्टेट और सेंट्रल टैक्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। मतलब ये कुछ इसी तरीके से हो गया कि जैसे आप लोगों के ऊपर ये हो रहा है कि आप कोई एक इनकम कमा रहे हो, उस पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स मांग रही है और फिर स्टेट गवर्नमेंट भी सेम इनकम पे टैक्स मांग रही है। ये तो डबल टैक्सेशन सिस्टम होगा कि एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग जाए। हाँ सर, दिक्कत तो लग रही है। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? सर आपको नहीं लग रहा कि इसके लिए एक चीज करनी चाहिए? हाँ बेटा बताओ, देखिए कि आपको क्या लग रहा है। सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता था संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि वो खुद ही बता देता कि मोदी जी आपको क्या पावर है, आप किसके ऊपर टैक्स बना सकते हो। मतलब एक लिस्ट दे देता कि इस लिस्ट में ये सर्विसेज या ये तरह की एक्टिविटी पे मोदी जी टैक्स बनाएंगे और मोदी जी ही कलेक्ट करेंगे। और लिस्ट एक और बनाता जहां वो ये कहता कि यहां पर केजरीवाल ही जी लॉ बनाएंगे, यहां पर मोदी जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे क्या होगा सर, इनके ना आपस में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ये अपने तरह का लॉ बनाएंगे और ये अपने तरह का लॉ बनाएंगे। हाँ सर, बात तो सही है। और एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है सर, जहां हमको देश चलाना है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉ हमको ऐसा भी बनाना पड़े जहां पर इन दोनों की ही जरूरत पड़ जाए। तो सर वो एक्टिविटी हमारी कंकरेंट लिस्ट में रहे जहां पर ये दोनों लोग मिलके लॉ बनाए। हाँ बेटा, अब आपको बात जो है वो समझ में आने लगी। हाँ बेटा, तो अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ऐसी भी कोई लिस्ट होनी चाहिए जिस लिस्ट में ये मेंशन हो कि मोदी जी कौन कौन सी एक्टिविटी पे टैक्स लगा सकते हैं, केजरीवाल जी कौन कौन सी एक्टिविटी पे टैक्स लगा सकते हैं, और कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होनी चाहिए जहां पर ये दोनों लोग चाहे तो टैक्स लगा सकते हैं। हाँ सर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको लग रहा है हमने समझ ली है। कृपया करके इनको थोड़ा सा लॉ में भी अगर पढ़ा देते ना तो सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता। और सर ये बताइए, क्या हमको सारी चीज़ें नोट करनी है या क्या करना है? बेटा बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें आपको मेरे मॉड्यूल में मिलेंगी। आप उसमें पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करिए, सिर्फ इसको समझिए। यहाँ पर अभी आपको बहुत टेंशन बिल्कुल से भी नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं सर। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी उनको, जैसे उनको मोदी टैक्स लाना था तो सबसे पहले ड्राफ्ट बिल तैयार करेंगी। ड्राफ्ट बिल बेटा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आएगा, उसके बाद वो पास होगा वहां पर, फिर बिल जो है राष्ट्रपति जी के साइन के लिए जाएगा और उसके बाद वो क्या बनेगा, वो एक्ट बन जाएगा। और एक्ट के बाद मोदी जी के पास पावर आ जाएगी उसको लॉ में कन्वर्ट करने की। ठीक है सर। सर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ड्राफ्ट बिल लेके आएगी, पास्ड होगा स्टेट असेंबली के अंदर और फिर गवर्नर जी की साइन होने के बाद वो भी स्टेट का लॉ बन जाएगा। ठीक है सर। सर अब ये बताइए, ये बात भी कहीं लिखी होनी चाहिए ना, कि जो आपने एक बात बोली अभी, मैंने कहा क्या बेटा, क्योंकि आप तो बोलते हो बेटा कि सारी आप तो यही कहते हो ना कि सारी चीजें जो हैं लॉ में लिखी होती है, तो क्या ये भी बात सर लॉ में तो लिखी होनी चाहिए ना कि सेंट्रल जी आपके पास ये लिस्ट है, मोदी जी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं लिखेंगे तो सर फिर कल को मोदी जी क्यों मानेंगे कि मुझे हॉस्पिटल सर्विस पे केजरीवाल जी आप नहीं, मैं ही टैक्स लगा सकता हूँ। सर ये कहीं तो लिखी होनी चाहिए ना सारी बातें, अगर लिखी होंगी तभी तो बात समझ में आएगी। हाँ बेटा, बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 245 इसीलिए बनाया गया। देखिए जो अपना आर्टिकल 245 है इसको पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 245 में बेटा साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 245 के पार्ट 11 के अंदर, सर ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं? बेटा देखिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, आपको बस ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, एक लॉ का एक्ट है, बहुत बड़ा लॉ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब वो चीज़ें बेटा आर्टिकल्स में लिखी होती है, शेड्यूल में लिखी हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है कि हाँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और लिखा है तो आर्टिकल्स के अंदर लिखा है, शेड्यूल में लिखा है। जितनी चीज़ें रेलेवेंट है मैं उतनी ही आपको बता रहा हूँ।
कहीं ना कहीं आपको बस इतना पता हो कि अगर कोई चीज़ हमारी जीएसटी से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड आ रही है तो किस आर्टिकल या किस शेड्यूल से आ रही है, और वो पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक है सर। आर्टिकल 245 देखिए बेटा, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्लियामेंट में मेक द लॉ फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेशन में मेक द लॉ फॉर द होल ऑफ द स्टेट। सर इसमें तो यही कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो होल ऑफ द स्टेट के लिए लॉ बना सकता है और स्टेट जो है वो अपने स्टेट के लिए बना सकता है। इसमें कहीं लिस्ट की बात तो कहीं नहीं गई। बिल्कुल बेटा, इसमें लिस्ट की बात नहीं की गई। इसमें सिर्फ आपको यही बताया गया क्योंकि लिस्ट की बात जो है आर्टिकल 245 में नहीं, आर्टिकल 246 में की गई है। यहाँ पर यह बताया गया कि सेंट्रल जब भी तुम लॉ बनाओगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने चाहा कि हर चीज रिटर्न में हो, कल को किसी भी चीज के ऊपर कोई भी विवाद ना हो। सर विवाद कैसा? मान लीजिए अगर कोई मोदी जी कानून बना रहे हैं, पहली चीज अगर मोदी जी कानून बना रहे हैं तो वो कानून बेटा पूरे देश में लागू हो। सर ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना सर, पूरे देश में तो लागू होगा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर ये चीज लीगली ना लिखी हो ना तो कोई भी स्टेट कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि हम मोदी जी की बात नहीं मानने वाले, अगर ये बात रिटर्न में ना लिखी हो, लॉ में ना लिखी हो। अच्छा, इसलिए बेटा ये सारी बातें लॉ में लिखनी पड़ जाती है ताकि कल को कोई चैलेंज ना कर पाए। तो ये आर्टिकल 245 में कहा गया है कि मोदी जी का बनाया गया लॉ पूरे भारतवर्ष में लागू होगा और योगी जी का लॉ या केजरीवाल जी का लॉ या ममता दीदी जी का लॉ जो है वो उनके पर्टिकुलर स्टेट में लागू होगा। ठीक है सर। तो सर आप लॉ तो समझ में आया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोदी जी जो लॉ बना सकते हैं उनकी एक लिस्ट है, वो अपनी लिस्ट में से देख करके वही लॉ उन्हीं लिस्ट के लॉ बना सकते हैं। केजरीवाल जी जो है अपनी लिस्ट के लॉ बना सकते हैं और जो कंकरेंट लिस्ट है वो दोनों मिलके आपसी सहमति से बना सकते हैं। सर लिस्ट की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है सर, प्लीज सर बताइए ना, लिस्ट के बारे में समझाइए ना कि कौन सी लिस्ट है, हम देखना चाहते हैं, बहुत देर से परेशान हो गए। हाँ बेटा, अब आते हैं आर्टिकल 246 पे, इसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हाँ सर पढ़ाइए, क्या लिखा है सर आर्टिकल 246 में? देखिए बेटा सब आपने पढ़ रखा है, बस रीड करिए। देखिए आर्टिकल 246 में लिखा है, इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्स whereas parliament may make law for the whole of India or any part of the territory of India, the state legislature may make law for whole or part of the state। किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, किसी पूरे स्टेट के लिए भी लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरे देश या देश के किसी हिस्से के लिए लॉ बना सकती है। ओके सर। और सर ये जो हमारी लिस्ट है वो लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में मेंशन की गई है। उसमें लिखा गया है, इट कंटेन्स 3 लिस्ट विच enumerate the matters under which the union and the state government have the authority to make law। लिस्ट 1 है बेटा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट बेटा जब ये लिस्ट बनाई जा रही थी तो इस लिस्ट को बनाते समय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ये चीज को दिमाग में रख रहे थे कि हमको लिस्ट बनाते हुए ये सोचना है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, जो कि हमारे पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे डिफेंस आर्मी, डिफेंस आर्मी बेटा एक पर्टिकुलर बॉर्डर पे तो होती नहीं है, वो तो पूरे देश के बॉर्डर पे होती है। तो अगर पूरे देश पे के बॉर्डर पे होती है और उसको कंट्रोल एक जगह से होना बहुत जरूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कहीं अलग होना चाहिए। तो आर्मी में डिस्टर्बेंस ना होती तो डिफेंस आर्मी जो है कि नेशनल इंपॉर्टेंस मुद्दा हो गया। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस मुद्दा हो गया बेटा, तो उस केस में क्या हुआ कि इसकी पावर कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट में दी गई। अच्छा सर यूनियन लिस्ट क्या है सर? यूनियन लिस्ट बेटा वो लिस्ट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके पास राइट आता है लॉ को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। जैसे मोदी जी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, वो क्या करते हैं लॉ को एग्जीक्यूट करवाते हैं और लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर और हमारे लोकल स्टेट असेंबली के अंदर। ठीक है सर। तो सर यूनियन लिस्ट पढ़ रहे हैं हम। हाँ बेटा आप यूनियन लिस्ट पढ़ रहे हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर देखिए, इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। हाँ सर, अब इसमें पार्लियामेंट के पास लॉ होता है और ये मैटर्स कौन से होते हैं बेटा? नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं, लाइक डिफेंस आर्मी। क्या इसके अंदर सिर्फ डिफेंस आर्मी ही है या इसके अलावा और है? नहीं बेटा, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि डिफेंस आर्मी एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है जहां पर यूनियन लिस्ट के अंदर ये मैटर डिसाइड किए गए हैं कि कौन कौन से मैटर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यूनियन वाले सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है सर। सर सेकंड मैटर है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है बेटा, जो रीजनल मैटर होते हैं, जो लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, जैसे आपकी लोकल पुलिस हो गई। लोकल पुलिस बेटा कहाँ किस एरिया में, जो कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, उसको पता होता है कि हमें लोकली रीजनली मैटर को किस तरह से सॉर्ट आउट करवाना है। तो वो आपके होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर आते हैं। जैसे बेटा पुलिस वगैरह आती है। जी सर। इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट्स ऑफ विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। रीजनल इंपॉर्टेंस मैटर्स होते हैं लाइक पुलिस बेटा। ठीक है सर। तीसरा आया सर कंकरेंट लिस्ट। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, कंकरेंट लिस्ट आप बता दीजिए, उससे पहले मेरा डाउट भी सुन लीजिएगा और इसको जरूर क्लियर करवा दीजिएगा। हाँ बेटा बताओ आपका क्या डाउट है। सर मेरा डाउट ये है, आप कह रहे थे कि मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच में लड़ाई ना हो जाए। हाँ बेटा। तो सर यूनियन लिस्ट में तो लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि यूनियन लिस्ट में मोदी जी के पास पावर है। हाँ हाँ बेटा है। सर स्टेट लिस्ट में भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि स्टेट लिस्ट में मान लीजिए हमारे ममता जी के पास पावर है। हाँ बेटा है। तो सर अब ये बताइए, कंकरेंट लिस्ट में तो सर दोनों के पास पावर है ना, तो होगी लड़ाई फिर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे ये लोग। फिर सर डॉक्टर भीमराव साहब जी ने कुछ इसके बारे में सोचा कि नहीं सोचा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय? बेटा बिल्कुल सोचा। और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो ये जानते थे कि ऐसा हो सकता है कि कंकरेंट लिस्ट पे कोई ऐसा मैटर आ जाए जिस मैटर में दोनों के बीच में एक विरोधाभास आ जाए, यानी एक दूसरे को ये लोग एक्सेप्ट ना करें किसी लॉ के ऊपर। ऐसा भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बेटा बोलिए, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? सर एक छोटा सा एग्जांपल बता देते तो सर मजा आ जाता, अगर कोई ऐसा विरोधाभास हुआ हो। बेटा बिल्कुल समझिए ना, अभी रिसेंट में एक लॉ आया, जिस लॉ का नाम था बेटा मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में आपने अभी पीछे सुना होगा कि कई स्टेट रेड लाइट क्रॉस करने पे, हेलमेट ना पहनने पे अलग अलग रेट से चालान बना रहे थे। अलग अलग रेट से और बड़ा हैवी चालान क्रिएट कर रहे थे। बेटा अब ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, तो इस पे लॉ जो है स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकती है। नितिन गडकरी साहब हमारे जो राज्य परिवहन निगम के मंत्री हैं, उन्होंने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का लॉ बन रहा है, अलग अलग चालान बन रहे हैं। उन्होंने अपना एक अलग से सेंट्रल का लॉ निकाल दिया। अब जब सेंट्रल का लॉ निकाला बेटा, तो सेंट्रल का लॉ निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल का लॉ निकाला और वो बोला कि अब ये सबके ऊपर बाउंड है। अब सारे जो जितने भी स्टेट के जिन्होंने लॉ बनाया था, वो तो मान लो उनकी बेइज्जती सी हो गई कि बताइए हमने लॉ बनाया और हम तो हमारी इंसल्ट हो गई। बेटा उनके सलाहकारों ने शायद ये सलाह नहीं दी थी कि सेंट्रल चाहे तो आपको दबा सकती है। सर दबाएगी क्यों? क्या ये भी कोई बात ऐसी कुछ लिखी है क्या? हाँ बेटा। बेटा इसमें एक आर्टिकल 254 लिखा है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है। सेंट्रल को एक तरह से बड़ा भाई माना गया। ये बोला गया कि अगर किसी बात पे बड़े भाई और छोटे भाई में विवाद आ जाता है, तो बड़े भाई को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी मोदी जी को प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये मोदी जी का जो लॉ होगा उसको सुपरमेसी ऑफ लॉ कहा जाएगा। सर ऐसी बात है? हाँ बेटा ऐसी बात है। मोदी जी का बनाया हुआ कानून, अगर एक ही एक्ट पे दोनों स्टेट और सेंट्रल में विवाद आता है, तो मोदी जी के कानून को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको सुपरमेसी दी जाएगी। अगर ऐसी बात कोई नहीं मानता है, तो आर्टिकल 365 में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई स्टेट बदतमीजी दिखाता है या जिद पे अड़ जाता है कि नहीं नहीं हमको तो मोदी जी की बात नहीं माननी है, या मान लीजिए कोई स्टेट जो है ये बात पे अड़ जाए कि मेरे को चालान के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसको नहीं मानना है, तो बेटा ऐसे केस में फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंप्लेन कर सकती है। और प्रेसिडेंट साहब को अगर लगता है कि कोई स्टेट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की का पालन नहीं कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर प्रेसिडेंट साहब अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अच्छा सर ऐसी बात है। हाँ बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना बड़ा है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानो तो आपकी सरकार तक जा सकती है। क्या बात है सर। सर पढ़ा सकते हैं कि ये बात कहाँ लिखी है? और सर कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली कंकरेंट लिस्ट को लाने का मेन मोटिव ये भी था कि बहुत से मैटर ऐसे भी होते बेटा जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी मतलब है तो रीजनल मैटर ही, पर रीजनल मैटर के साथ साथ उसकी यूनिफॉर्मिटी होना भी बहुत जरूरी है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन में आप जानते हैं कि हर एक स्टेट की अपनी लोकल लैंग्वेज भी है। जैसे पंजाब में आप चले जाएंगे तो वहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है,
ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी है, और रीजनल लैंग्वेज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे कोर्स के अंदर लाना है। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं ये माना गया कि एजुकेशन जो है स्टेट को दे देना चाहिए। अब सर स्टेट को देने के साथ साथ एजुकेशन किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब उसको अगर किसी भी देश के अंदर अगर एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर, बात तो सही है सर। सर आजकल तो वैसे ही एजुकेशन की बैंड बची पड़ी कोरोना के बाद। बिल्कुल बेटा। उसके बाद सर एक चीज समझिए, अब एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाना क्यों जरूरी था। मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं बेचारे, 3 नहीं 4 लगा लीजिए, एक ने दिल्ली से पढ़ाई की, एक यूपी से, एक बिहार से, एक चेन्नई से। तीनों के ही बेटा 70% मार्क्स हैं। सर 70 नहीं 90 कर दीजिए, तीनों के बेटा 90% मार्क्स हैं, चारों के सॉरी। अब चारों ही एक कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आपने चारों का इंटरव्यू लिया। बेटा आप कहीं ना मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि जो यूपी और बिहार से बेचारे बच्चे ने इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। देखिए मैं किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी स्टेट या किसी के बारे में बोलता हूँ, पर जो प्रैक्टिकली है बेटा वैसे ही बोल रहा हूँ कि यूपी बिहार के लिए लोग ज़्यादातर ये सोच के बैठते हैं कि वहाँ नकल बहुत होती है। खैर ये बात भी सही है कि अब सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया है, पहले से काफ़ी स्थितियाँ सुधर गई हैं, अब वैसी सिचुएशन नहीं है। कहीं ना कहीं काफ़ी इन सब चीज़ों में हालातों में सुधार आया है। अब रिजल्ट जो है उस तरह से नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आया करते थे। तो बेटा जब इंटरव्यूअर लेगा ना तो वो कहीं ना कहीं इस बात से डरा होगा कि कहीं इन बच्चों ने नकल तो नहीं मारी। चाहे बेशक से हो सकता है इन बच्चों ने खूब मेहनत करके रिजल्ट लाए और ये दोनों बच्चे नकल से आए हों, बट कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से भी दिक्कत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि 2 तरह के बोर्ड के एग्जाम होते हैं। एक तो लोकल बोर्ड होता है जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, प्लस में एक सीबीएसई बोर्ड भी होता है। सीबीएसई बोर्ड जो होता है बेटा वो सेंट्रल का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सिर्फ ये उसके लिए होता है। ओके सर। और बेटा आर्टिकल 254 जो मैं आपको कह रहा था कि कभी स्टेट और सेंट्रल का अगर कहीं विवाद हुआ, जैसे मैंने आपको उसके बारे में चालान वगैरह के बारे में बताया, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया, तो वो चीज़ भी बेटा क्या होती है कि वहाँ पर जो है सेंट्रल की बात को माना जाएगा। और ये भी मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ लिखा है। इफ देखिए नीचे देखिए, इफ देर इज ए कन्फ्लिक्ट इन कंकरेंट लिस्ट देन आर्टिकल 254 डील्स विद द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई हमारा कन्फ्लिक्ट होता है तो आर्टिकल जो है 254 है वो सुप्रीम हो जाएगा। और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया गया। फिर आर्टिकल 365 के बारे में बताया गया कि इसके अंदर ये बताएगा कि अगर कोई भी स्टेट फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद और गिव टू द इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ द executive power of the union under any of the provision of this constitution, it shall be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution। बिल्कुल वही बात लिखी गई है बेटा कि भाई अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो फिर प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो वो वहाँ की सिचुएशन को अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है सर। सर आपने मुझे 7 शेड्यूल पढ़ा दिया। 7 शेड्यूल में सर मुझे ये भी बता दिया कि 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। और सर यूनियन लिस्ट में भी अब आप ये कह रहे हैं कि बेटा 2 तरह से हमारे पास मैटर होते हैं। अभी देखिए मैंने जितनी भी बात की बेटा, अभी मैंने आपसे कहीं भी जीएसटी की बात नहीं की। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली लॉ कैसे बनता है, लॉ की जरूरत कैसे होती है, लॉ कहाँ से सिचुएशन कैसे अराइज होती है लॉ फ्रेम करने की। जीएसटी भी एक तरह का लॉ है बेटा। तो अगर कोई हम सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि लॉ किस तरह से फ्रेम किया जाता है। अगर आप एक बेसिक सी ये चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर जीएसटी भी एक तरह का लॉ है, तो फिर आपको ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि भाई जीएसटी को कैसे फ्रेम किया गया। तो अब बेटा यूनियन लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया अपने को पढ़ना जीएसटी है, यानी टैक्सेशन मैटर को पढ़ना है। तो अब यहाँ से मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन मैटर्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा। अब नॉन टैक्सेशन मैटर के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो यूनियन लिस्ट के अंदर बेटा ये चीज़ डिसाइड कर रखी है कि यूनियन लिस्ट में नॉन टैक्सेशन और टैक्सेशन दोनों तरह के मैटर होते हैं। स्टेट लिस्ट जो बनाई गई बेटा उसमें टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन दोनों तरह के मैटर होते हैं। और बेटा जो कंकरेंट लिस्ट बनाई गई उसमें भी टैक्सेशन तथा नॉन टैक्सेशन। सर ये नॉन टैक्सेशन क्या आ गई, ये काटा कैसे लगा हुआ है सर, गलत टाइप हो गया क्या? नहीं बेटा गलत टाइप नहीं हुआ, वो सही टाइप हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा।
कि कंकरेंट लिस्ट में ये आपको जीएसटी का जब मैं लॉ फ्रेम होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। कंकरेंट लिस्ट में टैक्सेशन मैटर नहीं डाला गया। कंकरेंट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैटर डाले गए जो कि नॉन टैक्सेशन मैटर रहे, सिर्फ उनको ही कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया। और बेटा यूनियन लिस्ट में जो मैटर डाले गए उसमें मैटर डाला गया सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में आपने इंटरमीडिएट वगैरह में सुना ही है। तो इनकम टैक्स को यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया और उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई। दूसरा बेटा एक्साइज ड्यूटी, जो कि अब जीएसटी आने के बाद रहा नहीं हमारे बीच में, बट फिर भी एक दो आइटम ऐसी हैं जिस पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो थोड़ा बहुत आपको एक्साइज ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आप सीए बनने के बाद कहीं भी जाते हैं और कहीं आपको एक्साइज ड्यूटी का वो फेस करना पड़ता है, तो बेसिक सी चीज़ें तो आपको पता ही हो। ऐसा ना हो कि आपने कभी एक्साइज ड्यूटी के बारे में सुना ही नहीं, तो पता चले भाई आप ये सीए साहब कैसे सीए साहब हैं, इन्होंने तो कभी एक्साइज ड्यूटी के बारे में सुना ही नहीं। तो बेटा एक्साइज ड्यूटी का बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बताऊँ कि एक्साइज ड्यूटी लगता है हमारा प्रोडक्शन पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आपने अलग अलग क्यों लिखा है, दोनों अलग होता है क्या? हाँ बेटा, अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्शन, और जब मैन मेड एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ वर्ड यूज होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। मैन मेड एक्टिविटी कैसे होती है सर, और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कैसे होती है? बेटा मान लीजिए आपने शुगर कैन बनाया, शुगर कैन को मतलब प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए प्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल होगा, और फिर शुगर कैन का इस्तेमाल करके आपने शुगर को बनाया, तो ये आपका ह्यूमन मेड एक्टिविटी है, ये नेचुरल मेड नहीं है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है सर। अब अगर आप देखिए पहले इनकम टैक्स की एंट्री आई, दूसरी एंट्री नंबर 84 आई जो कि एक्साइज ड्यूटी, ये भी एंट्री जो है ये भी पावर, इस पे भी रिलेटेड लॉ की पावर यूनियन के पास दी गई। एक ये दो एंट्री, और अगर आप टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स में देख रहे हो तो 4 एंट्री, कहीं ना कहीं आप सिर्फ नंबर से ही देखोगे तो 4 एंट्री की पावर तो मिली गई यूनियन को, और 2 ही एंट्री की पावर दिख रही होगी आपको जो मिल रही स्टेट को। अब कहीं ना कहीं आपके मन में फील आ रहा होगा कि भाई छोटा भाई है तो क्या वो छोटे भाई के साथ तो ज्यादती हो रही है, छोटे भाई के साथ तो ये नाइंसाफी हो रही है, छोटे भाई को तो टैक्सेशन की लिस्ट में बहुत कम ही टैक्सेशन की लिस्ट दी गई। तो सर इस केस में क्या किया जाए? मतलब कहीं ना कहीं मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि सर कहीं ना कहीं ऐसे तो स्टेट के पास रिवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम होगा और सेंट्रल के पास रिवेन्यू का कलेक्शन ज़्यादा होगा, तो फिर कहीं ना कहीं सर जो गवर्नमेंट सेंट्रल में रहेगी उसका प्रेशर, उसका दबाव ज़्यादा होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय इस चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा गया कि कहीं किसी के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो। तो उसके लिए क्या किया गया, जो एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी में बेटा जो मेन प्रोडक्ट थे, जहां पर आप कह सकते हो कि कभी रिसेशन नहीं आ सकता, जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो कि दिव्य प्रोडक्ट होते हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी जीत के दिखाया, जिन्होंने ये दिखाया कि कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे तब भी हम सेल हो रहे थे। मतलब आप समझ सकते हो मैं किस दिव्य प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, जिसके खुलने के नाम सुनते ही लंबी लंबी कतारें लग गई। उस दिव्य दरबार कह सकते हो, उस दरबार तो बेटा गलत शब्द हो जाएगा, वो तो खैर ईश्वर के लिए होता है, गलत भगवान जी माफ करें। उस दिव्य पदार्थ के लिए लोगों ने कितनी लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं कि हम आपको क्या बताएं, लोग गर्मी में खड़े रहे। उस दिव्य पदार्थ का नाम है बेटा अद्दा, पौवा, पता नहीं किस किस नाम से उसको बुलाया जाता है, प्रेम से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बेटा इस सभी दिव्य पदार्थों को वरदान मिला है कि आपको ऊपर कभी भी रिसेशन का असर नहीं आएगा। रिसेशन का असर नहीं आएगा मतलब सर, रिसेशन का असर मतलब यह है कि इनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, ये तो बिकेंगे ही बिकेंगे, अगर बिकेंगे तो जीएस मतलब इस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो सरकार की झोली भरती रहेगी। तो इसलिए इनमें से ये जो 4 प्रोडक्ट थे जहां से हमेशा से ही टैक्स लगातार आता रहता है और अच्छे अमाउंट में टैक्स आता है, इनकी सरकार की जो झोली भरी रहे, तो इसलिए इसकी पावर बेटा, इसकी एक्साइज ड्यूटी की पावर देखिए ट्रांसफर करके यहां से निकाल करके स्टेट की झोली में डाल दी गई। देखिए एल्कोहलिक लीकर, ओपियम, हेम्प और नारकोटिक्स को निकाल करके स्टेट एक्साइज के नाम से डाल दिया गया, जो कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑन एल्कोहलिक लीकर, ओपियम, हेम्प और नारकोटिक्स यहां से निकाला गया और यहां पर डाल दिया गया। ठीक है सर। पर सर एक आइटम रगड़ के खाने वाला तंबाकू, तंबाकू को सर क्या किया गया, तंबाकू को 84 एंट्री में ही रखा गया, उसको नहीं निकाला गया, क्योंकि
केंद्र सरकार चिल्लाने लगी कि सर हाय, इतनी मेन मेन चीजें आप दिए जा रहे हो, कुछ तो हमारे पास भी छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। उनको लगा चलो ठीक है, टोबैको को एंट्री नंबर 84 में ही छोड़ दिया गया, बाकी नशीली पदार्थ जो थे बेटा वो यहाँ है। ठीक है, ठीक है सर। सर एंट्री 92 अब है नहीं, पर फिर भी बस मैं आपको समझा दूंगा। और एंट्री 97 में अभी आपको बताता हूँ, पहले एंट्री 54 आपको बता दूं। तो 82 आपको समझ में आ गई होगी सर, 84 आपको समझ में आ गई होगी, एंट्री नंबर 51 आपको समझ में आ गई होगी। 51 में वही एक्साइज ड्यूटी है जो यहाँ से हटाई गई। और 54 में क्या हुआ बेटा, जैसी माल मैन्युफैक्चर होकर तैयार हुआ, गोदाम में रखा गया, फैक्ट्री में रखा गया, और जैसे ही वहां से बिकने जाएगा, यानी सेल होने के लिए जैसे जाएगा, सेल होने के लिए जैसे ही वो माल निकलेगा बेटा, उस पर लग जाएगा वैट। और वैट मतलब, वैट एक तरह का टैक्स होता है, बहुत ज्यादा आपको इस पर दिमाग अभी नहीं लगाना, ठीक है। और जीएसटी जो लगता है वो वैट के ही बेस पे लगता है, वैल्यू एडिशन के हिसाब से ही लगता है। तो अब जो है वैट लग जाएगा, और वैट जो है बेटा वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया कि भाई वैट का जो भी कलेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट ये आप रखिए, अपने पास रखिए। और इसके बाद एक बात और बोली गई कि कंकरेंट लिस्ट में तो किसी तरह का टैक्स है ही नहीं, फिर भी ये बोला गया कि अगर कोई टैक्स सिस्टम ऐसा आया जो कि टैक्स सिस्टम इन लिस्ट में नहीं है, 82 में नहीं, 84 में नहीं है, अगर कोई भी स्पेसिफिक एंट्री में नहीं है और फिर भी उस टाइप का टैक्स लगाना है। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं कि जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे देश की कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का राज खत्म ही हुआ था। तो हम लोग ये नहीं सोच पाते थे कि हम भी कभी डेवलप होंगे। और डेवलप कंट्रीज की सबसे बड़ी पहचान होती है बेटा कि वहाँ का सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ का सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रांग था नहीं। तो अब यहाँ का सर्विस सेक्टर स्ट्रांग नहीं था, तो कभी ऐसा भी नहीं फील होता था कि हमारे देश का सर्विस सेक्टर स्ट्रांग भी होगा, हम भी कभी डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हमारा सर्विस सेक्टर का जब स्ट्रांग होने की बात नहीं थी तो सर्विस की भी कोई बात नहीं थी, और लगता भी नहीं था कि हम सर्विस इंडस्ट्री बन पाएंगे। तो बेटा जब सर्विस इंडस्ट्री नहीं बन पाओगे तो सर्विस पे किसी तरह का टैक्स नहीं लग सकता था। तो जब सर्विस पे टैक्स नहीं लग सकता था तो बेटा सर्विस टैक्स की एंट्री डालने का कोई मतलब नहीं था। तो उस समय सर सर्विस टैक्स के बारे में नहीं सोचा गया। धीरे धीरे सिचुएशन बदली, हालात बदले, हमारे देश की शक्ल बदली, हमारे देश में लोगों की इनकम जनरेट करने की पावर बदली, और आज ये हाल है कि हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में सर्विस का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। हम लोग खुद सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करके दे रहा है। और इसलिए फिर सरकार को लगा कि हमको सर्विस पे भी टैक्स लेना चाहिए। और सर्विस पे जब टैक्स लेने की बात आई बेटा, तो ना तो वो यूनियन लिस्ट में था, ना वो स्टेट लिस्ट में था, कंकरेंट लिस्ट में तो कोई टैक्स था ही नहीं। तो एक कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हुई कि सर अब ऐसा क्या हो, जब अब अगर किसी लॉ के बारे में किसी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में किसी में कुछ ना कहा गया हो, तो क्या संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसके लिए भी कुछ कहा गया कि नहीं। और मैंने बोला बेटा हमारे देश का संविधान सुप्रीम लॉ है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ों को छोड़ा नहीं गया है, कोशिश की गई कि हर एक चीज़ों पे डिस्कस किया जाए। उसी में बेटा एक एंट्री नंबर 97 मिली, जिसमें ये लिखा गया कि एनी अदर मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और 3, अगर 2 और 3 में अगर कोई मैटर नहीं है तो भी वो मैटर बेटा यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगा। यानी एंट्री नंबर 97 का मतलब सीधा सा ये था कि अगर कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट में नहीं है, कोई भी मैटर अगर आपका यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उस मैटर पे भी लॉ कौन बना सकता है, सेंट्रल बना सकती है। ठीक है सर, ये भी बात हमको समझ में आ गई कि सेंट्रल किस तरह से लॉ बना सकती है। ठीक है बेटा, अब आता है सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स बेटा बिल्कुल सिंपल से समझ लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैट क्या होता था, देखिए बात समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वैट में क्या होता था, वैट जो लगाने की पावर मिली थी बेटा स्टेट को मिली। अब प्रोडक्शन जब होता है किसी भी चीज का, तो प्रोडक्शन होगा तो किसी एक ही जगह पे प्रोडक्शन हुआ, उस जगह पे प्रोडक्शन हुआ, यानी उस स्टेट में प्रोडक्शन हुआ, तो उस स्टेट ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर ली। अगर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने की पावर सेंट्रल के पास है तो सेंट्रल तो कलेक्ट कर ही लेगा, पर अगर स्टेट के पास है तो वो स्टेट उसको कलेक्ट कर लेगा। अब बेटा गुड्स प्रोड्यूस होकर के ये हो सकता है कि सेम स्टेट में सेल हो जाए। अगर सेम स्टेट में सेल होगा तो सरकार के कंट्रोल में ये भी है और सरकार के कंट्रोल में ये भी है, तो सरकार क्या करेगी, इनसे अपना वैट कलेक्ट कर लेगी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, एक सिचुएशन ये आ गई बेटा कि जो है
गुड्स जो है सेम स्टेट में ना सेल होकर के बगल के पड़ोसी स्टेट में या कहीं दूसरे स्टेट में सेल हो गया। अब समस्या ये आ गई कि दूसरे स्टेट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसकी पावर अपने स्टेट तक तो है, इस स्टेट में इसकी पावर है नहीं। अब समस्या ये आ गई कि अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन तो होनी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट ये बोले कि दिल्ली का माल दिल्ली में बनेगा और दिल्ली में बिकेगा, फिर तो वो एक राष्ट्र कैसे हुआ, फिर मतलब फिर तो हमारा इंडिया नहीं रह जाएगा, तो एक छोटा छोटा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, तो ऐसी सिचुएशन को ना आने के लिए बेटा फिर ये एक समस्या आने लगी कि टैक्स किससे लेना है, कौन कलेक्ट करेगा, बड़ी समस्याएं क्रिएट हुई। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए एक नया एक्ट आया जिसको बोला सीएसटी। सीएसटी क्या होता था बेटा? सेंट्रल सेल्स टैक्स था। जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती थी, जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती थी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती थी, तो उस ट्रांजैक्शन को बेटा उस ट्रांजैक्शन पे वैट ना लग करके सीएसटी लगता था। सीएसटी जो कलेक्ट करता, सीएसटी जो होता था वो स्टेट ही कलेक्ट करती थी, पर होता वो सेंट्रल का ही रेवेन्यू था। ठीक है। और क्या करते थे कि सेंट्रल एक काम और करती है बेटा, जो भी रेवेन्यू या जो भी टैक्स कलेक्ट करती है कहीं ना कहीं लोकली जो देश को चलाना वो तो लोकल गवर्नमेंट्स को चलाना होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को चलाना होता है, और कुछ चीजें सेंट्रल को अपने लेवल पे भी देखनी होती है। तो सेंट्रल क्या करती है बेटा, जैसे कुछ पैसा तो अपने पास रख लेती है और कुछ पैसा स्टेट को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे कि हमको कितना लोगों के बीच मतलब बाकी स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कितना हमें खुद को रखना है। तो 92A CA में देख लीजिए, ये लिखा CST Central Sales Tax is a tax on sale of goods and levied by the central government of India. CST is payable in the state where the goods are sold and movement commence. The tax collected retained by the state in which the tax is collected. और आर्टिकल 270 में बेटा ये लिखा है कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। आर्टिकल 270 is provided for distribution of the tax between the central and the state by order of the president after considering the recommendation of the finance commission. Sorry, प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल कितना पैसा अपने पास रखेगा और कितना पैसा स्टेट में बांट देगा। पहले 58% था, उसके बाद बेटा एक 59 हुआ, यानी 1% सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए मिला। बहुत बेहतरीन मुद्दा हमारे देश में चला था पीछे, जो JNK में JNK को बेटा कहीं ना कहीं अलग किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि JNK को यूनियन टेरिटरी के अंदर इंडिया ने जो है अपने अंदर लिया गया। मोदी सरकार ने JNK का जो मुद्दा है बेटा वो सब आप लोग जानते ही हैं। वो सब मुद्दा होने के बाद जो कि लगातार ये होता था कि भैया वहाँ से वो सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाएंगी, पर सब चीज़ ख़त्म हुई। आज JNK इंडिपेंडेंट है, हमारे देश का एक तरह से संपूर्ण रूप से हिस्सा बन गया है। और अब हमारे देश में मतलब सारे लॉ वहाँ पर लगते हैं। पहले कुछ लॉ लगते थे, वो बेटा वो पूरी हिस्ट्री है, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा। आप कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि JNK का जब वो उसको बनाया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया, तो उसमें जम्मू एंड लद्दाख करके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा एक नई टेरिटरी की जिम्मेदारी आ गई, तो इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का परसेंटेज बेटा 1% बढ़ा दिया गया और स्टेट का बेटा 1% माइनस कर दिया गया। दोस्तों यहाँ तक अभी तक मैंने जितनी भी बातें पढ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपका बेसिक फ्रेम बनाने के लिए पढ़ी कि किस लॉ के किस यूनियन लिस्ट के अंदर कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई, कहाँ से आपने GST जो है अभी मैंने बिल्कुल नहीं टच किया, अभी सिर्फ मैंने आपसे बात की। और बेटा इसके बाद आर्टिकल 246A आया जिसमें GST की बात की गई है, और यहाँ से GST की एंट्री होती है। और GST की एंट्री बेटा एक धमाकेदार एंट्री होगी, और धमाकेदार एंट्री मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास को मैं यहीं रोक के अगली क्लास में धमाकेदार एंट्री करूँ, ताकि आप बिल्कुल से यहाँ तक पढ़ के आएँ और फिर मैं ये जितनी भी चीज़ें आज पढ़ी हैं बेटा, इसको इस धमाकेदार एंट्री के साथ जब मैं लिंक कराऊं तो आपको सारी चीज़ें पता हो, और उसके बाद बेटा आपको समझ में आए कि हाँ GST में कई बार आपने सुना होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो बेटा वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि GST में रियल में क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, और आपको शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बेटा। कोई भी क्लास में स्टार्ट करूंगा तो पहले पुरानी क्लास का थोड़ा सा रिकैप लेके ही आगे स्टार्ट करूंगा, और अगली क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे GST का जो आगमन हुआ, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी GST को फ्रेम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जिसको चेंज किया गया। बेटा ये चीज़ें कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से
अगली क्लास को पढ़िएगा। और बेटा हर क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मेरे से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक कांटेक्ट नंबर मेरा नोट कर लीजिए। जो कांटेक्ट नंबर जो है आप कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए कि कौन सा कांटेक्ट नंबर आपको अगर कभी इस पे व्हाट्सएप करना हो, नहीं तो कॉल आप इस नंबर पे कर सकते हैं। कॉल जो है आप 8 तारीख से इस नंबर पे करिएगा। नंबर नोट कर लीजिए आप 7355495575। कई बच्चों को ये डाउट थे सर कि वेबसाइट अभी रेडी नहीं हुई। हाँ बेटा, वेबसाइट में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। थोड़े दिन में वेबसाइट आप लोगों के बीच में आ जाएगी। कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ें मैं चाहता हूँ, वो चीज़ें उनको अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और तीसरी चीज़ बेटा, जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस में मैंने ये क्लास के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है बेटा। उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू उस टेलीग्राम पे आप आ जाइए। उस टेलीग्राम में मैं जो है ये जो भी क्लासेस की पीडीएफ्स हैं बेटा, वो पीडीएफ्स में वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए ईजिली हो जाए क्लास को लेना। और प्लीज़ बेटा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्लासेस में मैं दबा के मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाए, बहुत अच्छे से बताई जाए, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताई जाए। तो प्लीज़ अगर हो सके अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों में क्लासेस को बेटा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी क्लास पहुँच सके। अगर आपको मेरी मेहनत लगे कि हाँ मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बेटा, जो भी आपको इस क्लास में अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ ये कमी है, यही प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।